नमस्कार। बजट 2022 आत्मनिर्भर बनता भारत, इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम के जरिए हम बजट से आम आदमी की जो उम्मीद है उस पर हम लगातार चर्चा करें। अब तक आपने देखा होगा कि हमारे जो सहयोगी हैं लालचंद जी के साथ, उन्होंने कृषि और जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उस पर चर्चा की। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं, एजुकेशन सेक्टर को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बजट से हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सेक्टर की क्या कुछ उम्मीदें हैं वो भी हम आपके साथ इस प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो फोकस है वो है हमारे और आपकी ज़िंदगी को छूने वाला टैक्सेशन, जो कि हर आम खास की ज़िंदगी को छूता है, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। तो 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश होने जा रहा है। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। मुश्किल समय में एक बैलेंस बजट तैयार करना वित्त मंत्री के लिए भी निश्चित रूप से इस बार बहुत ही कठिन कार्य होने वाला है। आम आदमी को बजट 2022 के जरिए टैक्स में राहत और बचत की बढ़ोतरी हो सके, यही उम्मीद है। महंगाई पर काबू रहे, विकास की गति को बरकरार रखा जाए, रोजगार की स्थिति में सुधार हो, युवाओं को नौकरियों के अवसर मिले, उद्योग जगत के लिए कारोबार करना आसान हो और भारत का $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का सपना पूरा हो। कैसे ये बजट इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा? तो चलिए इस 1 घंटे के सफर में हम चर्चा करते हैं आम खास की बजट से उम्मीदों पर और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, दोनों ही टैक्स एक्सपर्ट हैं। नवीन बादवा साहब, टैक्स एक्सपर्ट टैक्समैन.com के, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। वेद जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक जाना माना नाम, टैक्सेशन की दुनिया का पूर्व अध्यक्ष ICAI रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए और बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक बहुत ही वैल्यूएबल आपके थॉट्स रहने वाले हैं। और MK अग्रवाल साहब, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। हमने वायदा किया था कि एक बार फिर से हम दूरदर्शन पर आपसे बजट की चर्चा करेंगे और वो वक्त आ गया है। आपने थोड़ी सी चर्चा जरूर की थी हमारे पहले कार्यक्रम में, लेकिन आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। हम इकोनॉमी पे, MSME पे, रोजगार पे, इन्फ्लेशन पे, ये तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, बजट में क्या कुछ किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आम आदमी की उम्मीद है क्या, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि टैक्सेशन को लेकर के सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है हर आम खास के दिलो दिमाग में कि वित्त मंत्री बजट में क्या दे सकते हैं। तो हम एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं जो FM से उम्मीद है। सबसे बड़ी बात की जो बेसिक एग्जेम्पशन है उसमें थोड़ी सी छूट दें, कर छूट की सीमा में ढील वित्त मंत्री दे सकती हैं कि नहीं। बचत को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्सेशन में छूट दी जाती है, क्या वहाँ पर कुछ राहत मिल सकती है आम आदमी को? शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में जो कुछ लोग निवेश करते हैं उसमें कैपिटल गेन टैक्स में क्या कुछ छूट मिल सकती है? ये कुछ उम्मीदें हैं लोगों को। छोटे कारोबारियों को कैसे टैक्स में राहत मिले और कोरोना से जो प्रभावित सेक्टर्स हैं उनको क्या कुछ रिलीफ दी जा सकती है, ये एक बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर नई नौकरियों पर क्या टैक्स की रियायत देने की एक गुंजाइश है वित्त मंत्री के पास? इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। वर्क फ्रॉम होम एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, तो क्या वहां पर कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं वित्त मंत्री? ये आम आदमी जरूर देखना चाहेगा, क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं। वेद जैन साहब, शुरुआत आप ही से। ये बजट बहुत ही आसान नहीं रहने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरा साल होगा जब वित्त मंत्री को कोरोना महामारी की छाया में इस बजट को तैयार करना है और बहुत सारी चीज़ों को संतुलित करना है, बैलेंस बनाना है। कितना मुश्किल रहने वाला है वित्त मंत्री के लिए इस साल का ये काम? विजयन साहब। बिल्कुल ठीक कहा कि ये तीसरा बजट होगा जिस पे कोरोना का साया है। 2020 के बजट पे भी जब उस समय इतना बड़ा कोरोना का पूरा साया इंडिया पे नहीं आया था, लेकिन विश्व पे नजर आना शुरू हो गया था। और 21 में तो एक वेव आके चली गई थी और दूसरी वेव उस समय तैयारी की चल रही थी, और इस समय तीसरी वेव आके लगभग जा रही है। तो उसका एक साया इस बजट पर पूरा है। इसलिए वित्त मंत्री जी का काम तो ये मान के चलिए मुश्किल है, लेकिन एक तरह से सरल ये भी है कि 2021-22 में टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी रही। ये तो हमें सभी बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छी रही है, GST की कलेक्शन भी अच्छी रही है। और साथ के साथ ये भी लग रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव का जो संकट आया था वो लगभग इस वर्ष 2022 के एंड तक लगभग पूरा निकल जाएगा। के चलनी चाहिए कि 2022-23 का जो बजट है वो अपने एक इकोनॉमी को पूरी तरह से ओपन और खुली, जिसमें कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कोई किसी तरह का कर्फ्यू नहीं होगा, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो उस तरह का उम्मीद की जा सकती है।
तो वित्त मंत्री जी इस बारे में काफी प्रोग्रेसिव और काफी अपना एग्रेसिव बजट प्रेजेंट कर सकती हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि काम मुश्किल क्यों है, क्योंकि जब भी बजट आता है तो उस समय लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ती हैं। आपने भी बहुत सारी अभी मांगे गिना दी हैं कि भाई क्या टैक्स पेयर उम्मीद करता है। हर टैक्स पेयर चाहता है कि मुझे टैक्स कम से कम लगे, और जब टैक्स कम से कम लगे तो स्लैब बढ़ाया जाए, टैक्स के रेट कम किए जाए, थ्रेशोल्ड को कम किया जाए और बढ़ाया जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए, जो मुझे हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है उसको बढ़ाया जाए, जो मुझे लॉन्ग टर्म सेविंग की इन्वेस्टमेंट एटीसी की मिलती है उसको बढ़ाया जाए। रिटायर्ड पेंशनर कहते हैं कि जो इंटरेस्ट की एग्जम्पशन है बैंक लोन की वो एग्जम्प्ट होनी चाहिए। डिविडेंड की इनकम के ऊपर भी बहुत सारे वो हैं। तो ये काम मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं दोनों में सामंजस्य करना जरूरी है। एक तरफ राहत देनी जरूरी है, राहत इसलिए मैं कहता हूं कुछ और टैक्स पेयर के एंगल से नहीं, डिमांड क्रिएट करने से। इंडियन इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अगर हम टैक्स पेयर के हाथ पे पैसा ज्यादा छोड़ते हैं तो वो खर्चा करेगा, और खर्चा करेगा तो वो बाजार में परचेज बढ़ेगी, परचेज बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी और टैक्सेस बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये काम थोड़ा कठिन है, लेकिन इस वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हैं, जो फिस्कल डेफिसिट के इशू हैं, वो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े अब की बार संकट होने चाहिए वित्त मंत्री जी के लिए। आपने कहा कि जो फिस्कल डेफिसिट है और माइक्रो इकोनॉमिक का जो मोर्चे पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, पिछले साल की तुलना में हो सकता है उतनी मुश्किल वित्त मंत्री के सामने ना हो, लेकिन मुश्किल तो जरूर है सर, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स बहुत ज्यादा थे अगर पिछले साल देखें, और पूरी दुनिया के जो निवेशक है उस पर निगाह बनाए रखेंगे। अग्रवाल साहब, चलिए आप ही से थोड़ा सा एक पहला आपका टेक ले लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट कितना आवश्यक है हम जैसे विकासशील देशों के लिए कोरोना महामारी के बीच में? फिजिकल डिसिप्लिन को बरकरार रखना वित्त मंत्री के लिए कितना आवश्यक है? निवेशकों को संदेश भी देना है, साथ ही अर्थव्यवस्था को सहारा भी देना है, संतुलन कैसे बनेगा सर? देखिए, हम लोग जहां तक बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिसिट की, तो हम लोग काफी कंट्रोल कर रहे थे इस चीज को, और जो हमारे मिड टर्म जो है ऑब्जेक्टिव्स थे, टारगेट्स थे, उसकी तरफ आ गए थे। और पिछली बार भी इतने मुश्किलों के बावजूद भी हम लोगों ने फिजिकल डेफिसिट को बहुत ज्यादा ओवरशूट नहीं होने दिया था। और इस बार का जो टारगेट रखा गया है 6+ का, और मुझे लगता है कि दैट विल बी मेट। और उसको देखते हुए, कोरोना के संकट को देखते हुए, और जिस तरह से एलोकेशंस बढ़ाए गए और तमामों तरह के एलोकेशंस बढ़ाए गए और प्रोडक्शन कम हुआ, उसको देखते हुए जो गवर्नमेंट ने अपने एलोकेशंस को मेंटेन करते हुए, रादर बढ़ाते हुए, कुछ जो नए सेक्टर्स में अगर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इंडिकेटर है। और इसी वजह से जो एक फैक्टर होता है, बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट बारोइंग करती है तो उसका क्राउड आउट इफेक्ट होता है, तो मुझे लगता है वो उससे गवर्नमेंट ने खुद को बचा लिया और इकोनॉमी को बचा लिया है। जहां तक अभी बता रहे जैन साहब की टैक्स मोबिलाइजेशन अच्छा हुआ है इस साल, जैसे कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि करंट फिजिकल में 2 बार जो है हम लोग वेव्स देख रहे हैं, एक डेल्टा वाला, एक ओमिक्रॉन वाला। तो अगर दोनों को देखते हैं तो दोनों के बीच में जो भी हमें टाइम मिला उसको हम लोगों ने फिजिकल कंसोलिडेशन के तहत इस्तेमाल किया और प्रोडक्शन इस्तेमाल किया। और नेचुरली ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, आई एग्री, लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ाना और खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोडक्शन को बढ़ाना अनिवार्य रहा, और तभी हमारे ये मोबिलाइजेशन बढ़े हैं। और जहां तक आपने कहा कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए इस दौरान फिजिकल डेफिसिट का, तो मुझे लगता है कि इस बार जो हमारा 6+ है, और अगले साल अगर हम उसको 5 के नीचे ले आते हैं और तो बहुत अच्छा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा। और मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि अगर यही स्थिति चलती रही तो अगले 2 साल में हम लोग पूरी तरह से फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ आ जाएंगे, और जो हमारा टारगेट 4 के नीचे का है, वी कैन अचीव दैट। तो फिजिकल डेफिसिट हमें मॉनिटर करना चाहिए, नो डाउट। साथ में हमें देखना चाहिए कि हमारे रिसोर्स भी कहीं कट ऑफ ना हो जाए, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हमारा रेवेन्यू है, जैसे जीएसटी को हम लेकर के चलें तो जीएसटी का रेवेन्यू बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे हमें उम्मीद है कि इसमें और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट्स होने की उम्मीद है। तो इस तरह से जो मोबिलाइजेशंस हैं टैक्स के, वो भी काफी अच्छा होना। जीएसटी का विशेष तौर पर मैंने नाम इसलिए लिया कि इट रिफ्लेक्ट सो मेनी थिंग्स। जीएसटी का बढ़ना, अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस कहता हूं उसकी बजाय अगर मैं जीएसटी कहता हूं, तो जीएसटी खास तौर पर बढ़ना कई चीजों का रिफ्लेक्ट करता है, इंक्लूडिंग रिटेल सेक्टर को भी रिफ्लेक्ट करता है। सही कहा आपने। फिस्कल डेफिसिट पर निगाह रहेगी कि कहां पर ये जो सुई है
घड़ी की वो कहाँ जा करके टिकती है, और सभी लोग ये देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो किस दिशा में जा रही है। पर कमोबेश सरकार ग्रोथ को फोकस करेगी, ये पहले भी कह चुकी है। महंगाई को काबू में रखते हुए ग्रोथ पर फोकस करना, यही सरकार और आरबीआई का एक साझा प्रयास रहा है, जिस पर सरकार लगातार बार बार बयान भी देती रही है। नवीन भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, taxman.com के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। नवीन, बहुत धन्यवाद। हमें याद है कि वित्त मंत्री ने दो तरह की जो टैक्स रिजीम है वो देश को एक अल्टरनेट के तौर पर दी। क्या वजह है कि एक जो विकल्प दिया गया निवेशकों को वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ और लोग अभी भी पुरानी रिजीम में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि और रैशनल भी बताएं कि क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया। एक कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कि एक आम टैक्स पेयर उनको समझ ही नहीं सकता। तो अपने को एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट बनाना चाहिए। खैर वो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन वो इनकम टैक्स एक्ट कभी बना नहीं। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम लेके आया, जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर आप सारी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस को छोड़ देते हैं तो हम आपका टैक्स कुछ हद तक कम कर देंगे। जो कि नॉर्मल आपके 3 स्लैब रेट्स हैं, उसके अंदर 7 स्लैब रेट्स हैं और आपका टैक्स कम हो जाता है, लेकिन आपको सारी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस छोड़नी पड़ती हैं। बहुत कुछ पॉपुलर डिडक्शंस ऐसी हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की आपको मिलती है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो आपको 2 लाख की छूट मिलती है, 1.5 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट की मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस की 50,000 की छूट आपको मिलती है। ये सारी की सारी छूट आप अगर छोड़ देते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग ये देखें आज की डेट में, बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर सैलरी टैक्स पर देखें तो उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही है, 50,000 की छूट लेते ही लेते हैं। और जिस तरीके से हम लोग हर टैक्स पेयर के बच्चे होते हैं, स्कूल की फ़ीस पे की जाती है, तो ATC की भी छूट होती है। और मेडिकल इंश्योरेंस को लेके भी आज की डेट में काफ़ी टैक्स पेयर्स हैं, जागरूक हैं, उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फोरगो करेंगे तो जो आपका टैक्स है वो ऑल्टरनेटिव रिजाइम में ज़्यादा ही जाएगा। एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों ने ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम को दरकिनार करके पुराने रिजाइम में ही गए हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव रिजाइम जो है उससे नॉन रेजिडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि उनकी एग्जाम्पशन डिडक्शन तो होती नहीं है इंडिया में, वो तो बाहर से आए, इंडिया से अर्न किया, वापस चले गए, उनको ऑल्टरनेटिव रिजाइम का काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो इस बजट में जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, एक बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ ये रिजाइम लाया गया था। अगर इसको पॉपुलर करना है और गवर्नमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि डिडक्शन और एग्जाम्पशन को धीरे धीरे हटाया जाए इनकम टैक्स एक्ट से, तो या तो उनको कुछ बेसिक डिडक्शन एग्जाम्पशन देनी चाहिए, या फिर ऑल्टरनेटिव रिजाइम में 5 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कर देनी चाहिए, जिससे आपको इन सारे पचड़ों से छुटकारा मिलेगा। सीधा आप रिजाइम में जाइए, कोई डिडक्शन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल टैक्स कैलकुलेट कीजिए, अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, और जो कि क्विकली आपकी प्रोसेस भी हो जाएगी। तो जैन साहब, जो सब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि क्या जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, बहुत सालों से लोग कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए, कोई कह रहे हैं कि 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख, कुछ लोग 5 लाख, जिस अभी हमारे नवीन जी ने भी कहा कि 5 लाख कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को बढ़ाए जाने की क्या इस वक्त ज़रूरत है, या फिर जहां पर चीज़ें हैं वो ठीक है? देखिए, थ्रेशोल्ड जो एग्जाम्पशन है 2.5 लाख की, वो 5 साल से नहीं बढ़ी है। और हालांकि ये है कि ठीक है कि 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, 2.5 से 5 वाली इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट हो जाती है। तो एक साथ में, लेकिन ये भी तो है ना कि जैसे इनकम 5 लाख से क्रॉस करती है तो आपको 2.5 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाता है। और हम सब मानते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से ये 2.5 लाख वाली सीमा जो है बढ़नी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसको हर वर्ष जो इसके बारे में चर्चा होती है, अगर इस चर्चा के ऊपर एक अगर प्रिंसिपल बेस्ड अगर फैसला ले लिया जाए कि भाई जितना भी इन्फ्लेशन लास्ट ईयर आया है उतनी परसेंटेज से ये थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। और इस समय मौका है, जैसे मैंने कहा, कलेक्शन ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि 2.5 लाख को 3 लाख तो मिनिमम कर देना चाहिए। एक जो, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड की एग्जम्पशन है, ये बेसिकली इस बात को देती है कि भाई आपको आज की डेट में जो सबसिस्टेंस कहते हैं कि सरवाइव करने के लिए क्या एक इनकम होनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आप अर्न करते हैं आपकी कैपेसिटी टू पे बढ़ती है। तो ये मान के चलते हैं कि भाई अगर 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपके ऊपर कैपेसिटी नहीं है टैक्स देने की, क्योंकि आप सबसिस्ट करते हैं उसी मनी से, कहते हैं। तो इसलिए ये एग्जम्पशन देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा एक सवाल है कि जो एग्जम्पशन मिलती है, जिसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी की, लॉन्ग टर्म सेविंग की, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, प्रोविडेंट फंड की, स्टैंडर्ड डिडक्शंस की, हाउस रेंट अलाउंस की, हाउसिंग की, मेरा कहना है कि ये एग्जम्पशन और डिडक्शन वो नहीं है जो कि ये पर्सनल कहलाती है।
इन एग्जेम्पशन डिडक्शन को खत्म करने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करता है टैक्स पेयर अपने लिए। जिस समय उसकी कैपेसिटी होती है अर्न करने की, वो उस समय कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जिस समय कैपेसिटी नहीं होती है, रिटायरमेंट के टाइम में या कभी मुश्किल आ जाए तो उस समय वो ड्रा कर सकता है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम को एनकरेज करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं चाह कि 2.5 लाख से 5 लाख करते हैं एग्जेम्पशन को खत्म कर दें। इसके बारे में ऑप्शन ओपन रखना चाहिए कि भाई जो अपनी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। 2.5 लाख से इसको 3 लाख ले जाए, 3.5 लाख ले जाए, वो डिपेंड करेगा जी। और एक और मेरी बात कहना है कि जब ये थ्रेशोल्ड बढ़ने लगती है तो एक कैलकुलेशन की जाती है कि अगर हम ये करते हैं तो कितने टैक्स पेयर टैक्स रेट से बाहर हो जाएंगे और या कितना इसके ऊपर रेवेन्यू का इम्प्लीकेशन रहेगा। मेरा ऐसा मानना है ऐसा कम होता है, क्योंकि जैसे ही टैक्स पेयर के हाथ में इनकम और जाती है तो वो उसकी परचेज करता है, वो बाजार में मार्केट की डिमांड क्रिएट करता है, और डिमांड क्रिएट करता है तो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है और उस पैसे से किसी दूसरे की इनकम होती है, जीएसटी भी आता है, इनकम भी होती है। तो ये मेरा ये सोच अगर नहीं की जाए और इस थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन को बढ़ा दिया जाए, 2.5 लाख से 3 लाख ही कर पाएंगे, बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि स्कोप होगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा इसके बारे में। क्योंकि ये जो बाकी जो ये पर्सनल एग्जेम्पशन डिडक्शन है, हाउस रेंट अलाउंस है, एम्प्लॉय को तो लेना ही लेना है। अगर वो रेंटेड प्रेमिसेस में रह रहा है और एम्प्लॉयर का हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो उसकी डिडक्शन मिलनी है, क्योंकि उसको रहने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। एक मेरा कहना और है कि इस साल जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हमने कोरोना से लेसन लिया है, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को जो डेवलप किया जा रहा है उसको भी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक वर्क फ्रॉम होम अलाउंस की भी एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट करके लाना पड़ेगा कि उसकी एग्जेम्पशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नवीन, क्या वाकई लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें या फिर कोरोना से लिंक्ड जो भी खर्चे हैं, क्या उनमें वित्त मंत्री कुछ रियायत का ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा कर रही हैं, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई कुछ राहत की उम्मीद दे सकती हैं क्या वित्त मंत्री इस बार? उम्मीदें तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी दरख्वास्त है फाइनेंस मिनिस्टर से कि आपको कोरोना से रिलेटेड जो भी आपने खर्चे किए हैं उसकी छूट मिलनी चाहिए। तो अभी हमारे पास एक सेक्शन है 80D जो आपको छूट देता है अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिला, कंपनी ने मना कर दिया, उसके बावजूद अगर आपने कुछ खर्चे किए हैं अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट पे, उसकी 50,000 की आपको छूट मिलती है। अब यही सिनेरियो अगर हम लोग कोरोना टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेविंग लगा दी कोरोना के ट्रीटमेंट में और उनका मेडिकल कवरेज नहीं था। तो एक एक्सेप्शन क्रिएट करनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को कि इन ऐसे लोग, ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, चाहे वो 60 साल से उनकी उम्र कम हो, उनको छूट मिलनी चाहिए उस एक्सपेंडिचर की जो उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट पे किया है कोरोना का, चाहे खुद का या अपनी फैमिली का या अपने पेरेंट्स का। तो ये एक हमारी दरख्वास्त रहेगी कि जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ की सेविंग उड़ा दी है कोरोना के ट्रीटमेंट में, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और आपका जो दूसरा सवाल था कि वर्क फ्रॉम होम के केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2008 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, उन्होंने कुछ आंकड़े रखे थे पार्लियामेंट में अपनी बजट स्पीच में कि एक सैलरी टैक्स पेयर 76,000 रुपए का लगभग टैक्स पे करता है हर साल, और एक बिजनेसमैन 25,000 का टैक्स पे करता है। मतलब 3 गुना टैक्स सैलरी टैक्स पेयर पे कर रहा है और वो एक ऑनेस्टी के साथ पे किए जा रहे हैं हर साल। तो उनको कुछ एडिशनल रिलीफ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में हमारी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी 50,000 रुपए की मिलती है सिर्फ सैलरी टैक्स पेयर को, उसको बढ़ा के कम से कम 1 लाख रुपए किया जाए कि उनको ये इंसेंटिव मिले कि जो इतनी ऑनेस्टी के साथ इतने सालों से वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको एक बैच की फॉर्म में कुछ एडिशनल टैक्स रिलीफ दे रही है। अग्रवाल साहब, रेवेन्यू कलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वित्त मंत्री के लिए। कौन कौन से एवेन्यूज हो सकते हैं आसानी से वित्त मंत्री के पास इस साल के बजट में? हमने देखा है कि स्पेसिफिकली वैक्सीनेशन पर जो 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, इस साल भी उसमें वो शायद कंटिन्यू करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए अपने रेवेन्यू को गार्नर करने के लिए, क्योंकि उनको बैलेंस तो स्ट्राइक करना है। गडकरी साहब ने मुझे कहा था, मुझे याद आता है कहीं पे, कि आप तेल उतना ही निकाल सकते हैं जितना तिल में पहले से तेल है। तो अगर मैं उनको कोट करते हुए ये समझना चाहूँ आपसे कि ऑप्शंस क्या क्या है वित्त मंत्री के पास रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। सर अग्रवाल साहब, मेरी आवाज पहुंची आप तक? अजय जी,
हाँ साहब, मैं अगर अगर आप आपसे तो हम हाँ, मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। जी देखिए, सर। मेरे इसके बारे में दो इसके वो है जवाब है। ये आपने ठीक कहा कि भाई तिल में से तेल उतना ही निकल सकता है जितना उसमें है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, शायद यही आप कहना चाह रहे थे। जी सर। लेकिन एक बात मान के चलनी पड़ेगी कि देखिए, कोरोना ने हमें एक लेसन सिखाया है, और कोरोना बढ़ने से जो लॉकडाउन होता है और जो इकोनॉमी रुकती है उससे कितना फर्क पड़ता है, ये जीएसटी की मंथ वाइज कलेक्शन आपको इंडिकेट करती है। आपने नोटिस किया होगा जी कि जब जब लॉकडाउन लगा वो 1 लाख करोड़ से नीचे निकल गया, और जैसे लॉकडाउन हटा तो वो 1,30,035 करोड़ आ जाता है। तो एक डायरेक्ट नेक्सस है बीमारी का और जो लॉकडाउन का एक टैक्स कलेक्शन से। तो इसलिए ये सोच के 35,000 करोड़ रुपए का अगर सरकार एक साल में खर्चा करके अगर 1 महीने का भी लॉकडाउन रोकने में कामयाब हो जाए तो वो पूरी रिकवरी हो जाती है, आप ये मान के चलिए। तो मेरा ये कहना है कि जो लेसन जो हमें सीखना है इस कोरोना से, और जो लॉकडाउन पे और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो रुकती है, तो आप ये मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था रुकने से कलेक्शन के ऊपर इमीडिएटली इंपैक्ट आता है। तो इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि कोरोना को रोकने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो वैक्सीन के लिए हो चाहे हेल्थ के लिए हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बजट में पूरा फोकस होना चाहिए कि एनकरेज करा जाए कि भाई मेडिकल की इतनी बेनिफिट हो जाए, ये हो जाए कि कोरोना जैसे संकट को टैकल करने में और उसको रोकने में काफी कामयाबी हो सके। और इसलिए जरूरी है कि आप जो खर्चा करेंगे उसकी इससे ज्यादा आपको कलेक्शन के ऊपर इमीडिएटली बेनिफिट आ जाएगा, जो अदरवाइज कलेक्शन इमीडिएटली गिर जाएगी अदरवाइज। दूसरा आपका सवाल था कि साधन कहां से जुटाए जा सकते हैं। देखिए, आज की डेट में जो साधन जुटाने के जो तरीके हैं, या तो टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा तरीका है जो आज की डेट में एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, जो लग रही है पेट्रोल वगैरह के ऊपर लगती है। इसके अलावा सरकार के पास 2 साधन और होते हैं। एक होता है अपनी जो इनकम आती है, जो आपकी इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, जहां सरकार ने पब्लिक सेक्टर में निवेश किया हुआ है। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट का। वो एक बड़ा भारी अपने आप में बहुत अच्छा कलेक्शन का मोड है कि सरकार उनको असेट्स को, जो आज की डेट में जो कंपनीज हैं जिसपे लॉसेज हैं, जैसे सरकार ने भी एयर इंडिया का किया है। अब ये देखिए कि आज की डेट में एयर इंडिया का जो लॉस आता था हर साल, सरकार उसको बजट से सपोर्ट करना पड़ता था उसको फाइनेंस करने के लिए। अब वो खर्चा बच जाएगा, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार को उसके बदले में पेमेंट मिली, वो खर्चा मिला। इसी तरह से मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स का एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम सरकार ने 5 लाख करोड़ का रखा हुआ है। अगर वो मोनेटाइजेशन हो जाता है तो उससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये सोच के चलना चाहिए कि मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स का मतलब है कि हम उस असेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट करके मतलब ये प्रोडक्टिव यूज में ला रहे हैं, तो उससे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और उससे जो जनरेशन होगी, उससे जो जीडीपी बढ़ेगा, उसी से हमारा जो ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वही अचीव हो पाएगा। तो रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए सरकार को इनकम बढ़ानी है, और इनकम बढ़ानी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जिसको कि कोरोना क्राइसिस जैसी चीजों से रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरा, अपनी डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसको बहुत तेजी से बढ़ावा देना चाहिए। मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स होना चाहिए और ताकि प्रोडक्टिव हो, और जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं सरकार उसे बाहर निकल जाए, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट का ही पार्ट कहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा गेन होगा, क्योंकि जो हर साल आपको देना पड़ता है वो देना नहीं पड़ेगा। नवीन, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यस, इस कोरोना के से जब रिकवरी हुई हमारी इंडियन इकोनॉमी की, तो हमने देखा कि हमारी रिकवरी के शेप में हुई है। कुछ इंडस्ट्रीज तो रॉकेट की तरह बिल्कुल ऊपर गई हैं, बम्पर प्रॉफिट दिखाया उन्होंने, और कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी रिकवर नहीं कर पा रही है। जैसे आईटी कंपनीज या लार्ज कैपिटल फर्म्स हैं, वो बहुत तेजी से रिकवर हुई है और बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है पिछले 2 सालों में। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। थोड़ा सा रिकवर होती हैं, फिर लॉकडाउन लगता है और फिर दोबारा से उनको रिकवरी में टाइम लगता है। तो ऐसे केस में मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो कंपनीज बम्पर प्रॉफिट दिखाए जिन्होंने पिछले 3 सालों में, उन पे कुछ एडिशनल सरचार्ज या कोविड सेस नाम की चीज लगानी चाहिए, जिससे थोड़ा सा एडिशनल रेवेन्यू निकले, और वही पैसा जो ऐसी इंडस्ट्रीज है जो भी रिकवर करने में टाइम ले रही है, जिनको सपोर्ट चाहिए, एमएसएमईज को सपोर्ट चाहिए, वो पैसा उनकी रिकवरी में गवर्नमेंट लगा सकती है। तो ये मेरा एक पॉइंट था जो मैं ऐड करना चाहूंगा। बाकी अग्रवाल साहब इकोनॉमिस्ट हैं, जी जी, वो अगर कुछ अपना पॉइंट ऐड करेंगे तो हमें। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज आ रही है? जी, एक्चुअली जो ये वाला था कि ट्रांसफरिंग शेयर्स फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, मुझे लगता है कि ये लॉजिक का पुराना हो चुका है, पुराना मॉडल हो चुका है।
और सेस इस तरह से लगाना मुझे लगता है कि इनएफिशिएंट हम लोगों का अनुभव रहा है, जो इकोनॉमी का अनुभव रहा है इस तरह का, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। और दूसरा, जो अच्छी कंपनियां परफॉर्म कर रहे हैं उनको पेनलाइज करना मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रूडेंट स्टेप नहीं होगा। और जहां तक बात रही कि हम रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जितने आपने सेक्टर्स गिनाए एग्री, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज जो लग रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू को हार्नेस करने के लिए एक गवर्नमेंट और उस पर फोकस है, क्योंकि टैक्स में जहां तक बात अभी एक आ रही थी इनकम टैक्स को लेकर के, तो इनकम टैक्स में छूट इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, बल्कि मिडिल क्लास का एक ग्रोइंग डिमांड होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाना होगा। यदि बढ़ेगा तो मेरा मानना है 2.5 लाख से सीधे 4 लाख जाएगा, नहीं 2.5 लाख पर ही रुक जाएगा। क्योंकि इस गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है अगर आप देखें तो ये एक बिग लीप में विश्वास करती है, ना कि बहुत ग्रेजुअल स्टेप में। जो करना है बिग पुश के तहत करती है। मुझे लगता है जो करना होगा ये स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेगा, ये करके उस काम को वहीं पर अगले 3 साल से 5 साल के लिए रोक देगी। क्योंकि ये गवर्नमेंट ये मान करके चल रही है कि मेरा ये आखिरी 2 बजट नहीं है, वो तो मान करके चल रही है कि हमारा कंटिन्यूटी में बजट है और हम उसी हिसाब से इकोनॉमी को लेकर के चलेंगे। ये जो मूल मंत्र है समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने हमेशा जो 5 साल के टेन्योर का इंस्टेबिलिटी होती है, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट के माइंड में इस तरह की कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है जिसका बेनिफिट हमें टैक्स रिजीम में और इकोनॉमिक प्रोग्रेशन में देखने को मिल सकता है। चलिए अग्रवाल साहब, मान रहे कुछ डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ डिसरप्टिव बड़े आइडियाज शायद वो चांस ले सकते हैं वित्त मंत्री, क्योंकि एक स्कोप उनके पास बनता है। प्रभुजीत सिंह जो कि उबर इंडिया के प्रेसिडेंट हैं साउथ एशिया के, वो क्या कुछ समझते हैं अपनी इंडस्ट्री को लेकर के और वो कहाँ क्या मांग कर रहे हैं, आइए उन्हें सुनते हैं और उसके बाद फिर हम उन सनराइज इंडस्ट्रीज की डिमांड्स पर चलेंगे जो इस वक्त जहां पर सरकार को फोकस सबसे ज्यादा करना पड़ सकता है और हो सकता है वो इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद हो। आइए सुनते हैं। We would encourage the government to expedite the notification and implementation of the Code on Social Security to support gig workers. It has the potential to make India one of the first countries to establish a framework for nationwide social security benefits and offer protection for gig and platform workers. In fact, it sets a precedent by fundamentally transforming what has been a binary choice between full-time and independent work. We would also urge the government to introduce incentives, easy access to financing options, and bank loans that will enable drivers to purchase their own vehicles and drive on ride-sharing platform. This can potentially unlock livelihood opportunities for over 1 million people across the country. Finally, we would also request the government to reverse the 5% GST implemented for online auto rides via platforms like ours. While we appreciate the need for the government to collect revenues, the newly announced tax has a direct impact on the earnings of auto drivers. This tax creates an uneven playing field by treating equals unequally and goes against the vision of digitization of services, products, and payments. Reversing this GST will ensure riders, drivers, and cities can keep benefiting from the growth in this nascent sector. तो आप सुन रहे थे प्रभुजीत सिंह को, जिन्होंने कहा कि जो लेबर लॉज हैं उनको फिर से एक तरह से नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत है और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए उन सेक्टर्स में जहां पर जो इकोनॉमी में डिमांड है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा पाएँ। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो चर्चा हमारी लगातार जारी है और इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सनराइज सेक्टर है जहाँ पर सरकार फोकस कर सकती है, जहां पर उम्मीद ग्रोथ की ज्यादा है। वे जैन साहब के पास चलते हैं। जैन साहब, चाहे जीएसटी पर 5% का के स्लैब में कुछ चीज़ों पर लगाना हो या फिर टीसीएस और टीडीएस जैसे स्मॉल टोकन टैक्सेशन जो सरकार शायद ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करती है बजाय इसके कि उसका रेवेन्यू कलेक्शन हो, ये कितने इंपॉर्टेंट है और इन पर क्या पॉलिसी हो सकती है? क्योंकि हमको याद है कि शायद 2020 या 2021, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं गलत हूं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी सरकार ने टीसीएस और टीडीएस लगाने की कोशिश की थी, उसका इम्पैक्ट भी शायद हमारे सामने है। देखिए अजय जी, ये अभी जो हमने सुना उबर इंडिया से जो साउथ एशिया के थे
तो उनका देखिए 3 पॉइंट थे। जो लास्ट पॉइंट था वो जीएसटी का था, 5% का जो लगा है राइडर के लिए। जी। वो क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसके अंदर जो सर्विसेज है उसको कवर करने के लिए 5% का जीएसटी बहुत ज्यादा नहीं था। और सेकेंडली ये बजट का मुद्दा नहीं है, ये तो जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है, जी। जिन्होंने काफी डिबेट करने के बाद, कोशिश होने के बाद ये जीएसटी लगाया है 5% का। और जहां तक मेरी समझ है कि ये कोई एक एडिशनल टैक्स नहीं आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन में टैक्स आ रहा है और इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। हालांकि वो ये कह रहे थे कि ये ड्राइवर के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, वर्किंग आएगा। इन एनी केस ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई जो भी ऑर्गेनाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चाहे वो उबर है, चाहे कोई भी है, वो उसको ये देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसके बारे में मुझे नहीं लगता बजट से इसका इंडिकेशन आएगी। दूसरा उनका कहना यह था कि भाई इजी फाइनेंसिंग अवेलेबल करानी चाहिए ड्राइवर्स को और उसको, ताकि वो गाड़ी ऑन कर सके, वो कर सके। वो एक अच्छी चीज है। आज की डेट में फाइनेंसिंग के मॉडल बहुत अच्छे हैं। आरबीआई ने बड़ा रिलैक्सेशन दिया है, गवर्नमेंट भी बड़ा एनकरेज करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी बड़ा फाइनेंसिंग लोन दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में इजी फाइनेंसिंग में कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, थोड़ा जो आज की डेट में मॉडलिटीज भी बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। तीसरा उनका मुद्दा था लेबर कोड के बारे में, सरकार ने बिल पास किया हुआ है, वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक अच्छा रेवोल्यूशनरी स्टेप है इंडिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा भारी इकोनॉमी को बॉटलनेक रहा है हमारी लेबर लॉस के बारे में। क्योंकि अब ये जो नया कोड बनाया है सोशल सिक्योरिटी का, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मुद्दा होगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो चैलेंज कोविड में आया है और कि वो 2020-21 या 21-22 में वो एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा आया है। एमएसएमई सेक्टर का उसमें पर्टिकुलरली हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट, एविएशन, ये वगैरह जो एमएसएमई सेक्टर में काफी आता था, उसका आ रहा था। कहीं ना कहीं सरकार कोई ना कोई इस बजट में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बारे में कोई ना कोई पॉलिसी जरूर आएगी, कोई ना कोई दिशा निर्देश जरूर आएंगे। एक माइग्रेंट लेबर के बारे में भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसका कि बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके स्टैटिस्टिकल भी बहुत बड़े चैलेंज थे। मुझे लगता है कि सरकार ने इस वक्त इसके ऊपर काफी काम किया है और उसका भी स्ट्रेटेजी किया है। जैसा पॉसिबिलिटी है कि एमएसएमई सेक्टर और माइग्रेंट के लेबर के बारे में भी कोई ना कोई बजट में आए। जैन साहब, हम आपका ऑडियो थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी मुझे लगता है हसलिंग हो रही है आपके माइक्रोफोन में, कोशिश करेंगे। नितिन गडकरी साहब ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है बजट को लेकर के, उसको भी हम सुनेंगे। लेकिन नवीन, उससे पहले जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैक्समैन के भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस है वित्त मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। फोकस जरूर है एमएसएमई, लेकिन फौरी तौर पर एमएसएमई को राहत देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शायद कोरोना में उन्हीं के ऊपर है। नवीन जी। सो एमएसएमईज के लिए अभी ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं जिनमें ना उनको ऑडिट कराना है। अगर आपका रेवेन्यू लिमिटेड है तो आप उसका एक परसेंटेज इनकम मान के उस पर टैक्स दीजिए, आपको किसी भी पचड़े में फंसना नहीं पड़ेगा और आपका सारा काम इजीली किया जा सकता है। सो ऐसे केस में एमएसएमई को और सपोर्ट दिया जा सकता है कि जो उनका अभी 8% और 6% की इनकम मानी जाती है उनकी ग्रॉस टर्नओवर की। सो इस ड्यूरेशन में, कोविड टाइम में उनका बिजनेस ऑलरेडी काफ़ी सफ़र किया है, तो उस परसेंटेज के साथ थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, जिससे उनकी इनकम कम कंप्यूट हो। और मेन फोकस जो होना चाहिए टैक्सेशन में, एमएसएमई ऑलरेडी कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो एमएसएमई को उठाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके के स्टेप्स लाने चाहिए। इनकम टैक्स में ज़्यादा बदलाव मुझे दिखता नहीं है एमएसएमईज के लिए, क्योंकि वो अपने बिजनेस में ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। तो उनको उठाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रपोजल लाने चाहिए, कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़े हो पाएं कोविड के बाद से। अंबिका अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप केंद्रीय बजट के साथ साथ जो राज्यों का बजट है उस पर भी लगातार ध्यान देते रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के बजट पर हमने चर्चा भी की थी कि किस तरह से वहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है। एज एन इकोनॉमिस्ट, आप लोग राज्यों में बैठ करके केंद्र सरकार और वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं, खासतौर पर बड़े राज्य जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, क्योंकि जो केंद्र के बजट से चलता है उसका रिफ्लेक्शन ही हमें कहीं ना कहीं राज्यों के बजट पर भी दिखाई देता है सर, और वही दोनों चीजें इंप्लीमेंट होती हैं जमीन पर जब बात होती है। अग्रवाल साहब, केंद्र और राज्यों की बात है तो जिस प्रकार से फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स रही है और जो उन्होंने अपना एलोकेशन किया है 42% कर दिया है, तो उसके बाद राज्यों की चाहे अपोजिशन रूल हो चाहे इनके साथ के स्टेट्स हो, दोनों में एक कहीं न कहीं एक अच्छी तालमेल की स्थिति बन रही है। अब दूसरी बात आती है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और जब भी सनराइज इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश अपने आप में सनराइज स्टेट बन रहा है और इसमें खास तौर पर अगर हेल्थ सेक्टर को उठा करके देखते हैं और कल्चरल टूरिस्ट को उठा करके देखते हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश एक नया हब बन रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें हॉस्पिटलिटी सेक्टर शामिल है। अगर हम उठा करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा रिलीफ देने के मूड में है। और जो अभी चर्चा आई कि माइग्रेंट लेबर्स का क्या होगा, अब जो माइग्रेंट लेबर जो वापस आए अपने रूट्स पर वापस आए हैं, तो अभी उसकी पूरी स्टडी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं उस चीज को, आप यहां थे तब भी मैंने कहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर एमएसएमई का यहां पर जोर बढ़ता है, देखिए एमएसएमई को मैं मोनोलिथ नहीं मानता हूं, क्योंकि एमएसएमई को अगर एमएसएम तीनों को अलग अलग कर लेते हैं तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उन राज्यों में किस एम को और किस एस को एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस प्रकार के सनराइज स्टेट्स, सनराइज सेक्टर्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और उठा करके देखें तो एनर्जी सेक्टर एक नया जो है ग्रोथ एवेन्यू बन रहा है, हमारा सनराइज सेक्टर बन रहा है, खास तौर पर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसमें सोलर की चर्चा मैं बार बार करता हूं, क्योंकि सोलर में और बाकी जो विंड में एक अंतर है। सोलर में मेजर इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड का होता है, उसका एक्सपेंडिचर होता है, वही प्रोड्यूसर भी होता है और वही कंज्यूमर भी इनडायरेक्टली हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बजट होगा कहीं ना कहीं फॉरवर्ड लुकिंग बजट और कुछ आउट ऑफ बॉक्स ये बजट होना चाहिए। और खास तौर पे जिन सेक्टर्स को अब मसलन उत्तर प्रदेश को उठा करके देखें तो जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट ट्रेवल कर रहा है, तो अमंग द स्टेट्स एक कंपटीशन बढ़ा है, जिसको कि अगर हम कह सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उठा करके देखें तो कहां 12 था और कहां सेकंड पर आ गया। तो ये जो इस प्रकार के स्टेट्स है, इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं अपने बजट में, जब डिस्कशन करते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, बारिंग 4 और 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो जीडीपी के लिहाज से या पर कैपिटा इनकम के लिहाज से बहुत हाई गिने जाते हैं। मुझे लगता है कि वो स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर का आप उठा करके देखें कि उसकी पोटेंशियल पूरी तरह से अनटैप्ड है, अभी तक हमें उसको लेना है। उत्तर प्रदेश जैसे सरीखे राज्य जहां पर कि 5 लाख करोड़ से ऊपर का एक एमओयू हुआ था और उसमें 3 लाख करोड़ यहां पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है उस एमओयू का, इन्वेस्टर समिट का। तो इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं, मुझे लगता है केंद्र सरकार को एक जबरदस्त सपोर्ट दे रहे हैं, न केवल जीडीपी ग्रोथ में बल्कि टैक्स मोबिलाइजेशन में कह सकते हैं। और जो इनका एक्सपेंडिचर होना है, अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो जो एक्सपेंडिचर उनको करना पड़ रहा है वो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं उनको कम करना पड़ेगा। और तमामों इसी प्रकार से देखें तो मुझे लगता है 3-4 सेक्टर्स को ही अगर हम काउंट करें, जिसमें नंबर 1 पर हम कल्चरल टूरिस्ट को रखते हैं। लोग बड़ा पैसिमिस्ट हैं कि कैसे होगा, लेकिन इंडियन मासेस के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि कर्फ्यू अगर कल खुलना है या लॉकडाउन कल खुलना है तो आज ही से प्रोग्राम बना करके कल से 2 घंटा पहले ही वो काम पर निकलने को तैयार है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो कल्चरल टूरिस्ट से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत तेजी से एक्सपेंड करेगा। मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स की ओर ध्यान देने की जरूरत है, इसमें थोड़ा एलोकेशंस बढ़ाने की जरूरत है। और अगर केंद्र और राज्य मिलकर के इसमें कोई एक फार्मूला तय कर सकते हैं, विन विन सिचुएशन होगा दोनों के लिए, क्योंकि जहां एक राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ती है वहीं केंद्र सरकार को फायदा होगा कि उसका मोबिलाइजेशन बढ़ता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा जी सर। और जिस प्रकार से अब फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा डेवलप हो रहा है और उसका फायदा हमें जरूर देखने को मिलेगा। अब हम सर नितिन गडकरी साहब को सुनना चाहते हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई पर फोकस होगा ऐसी उम्मीद जाहिर की है। आइए सुनते हैं केंद्रीय जो सड़क और राजमार्ग मंत्री और एमएसएमई का मंत्रालय भी जिनके पास है, वो क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं बजट से। I am expecting the finance minister that every year she is supporting for development of infrastructure in the country and giving the highest priority for that. At the same time, she is giving a lot of priority for agriculture, and her approach is that how we can reduce the import and make sustainable development in the country. The 115 aspirant districts, the agriculture, rural, tribal area, where we need to plan exactly a good vision by which we can create more employment potential, increase per capita income and GDP growth in that area. I am confident that this budget is going to helpful and accelerate the Indian economy and making India as Atmanirbhar Bharat.
तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ये फोकस हो सकता है। स्पष्ट तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नितिन गडकरी साहब मानते हैं कि उस पर फोकस रहेगा। एमएसएमई एक बहुत बड़ा फोकस है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया, तो यहाँ पर समावेशी विकास की जो उम्मीद है भारत की, वो कैसे बजट से पूरी होगी, उस पर भी निगाहें होंगी। नवीन बादल जी, आपके हिसाब से कौन कौन से वो सनराइज सेक्टर हो सकते हैं जिन पर अभी फोकस कर सकते हैं वित्त मंत्री, सेक्टोरल लिहाज से, जहां पर टैक्सेशन के लिहाज से उनको या फिर दूसरे पॉलिसी इंसेंटिव्स के लिहाज से उसको सपोर्ट किया जा सकता है, जहां पर चीजें जल्दी से निकल करके आ सकती है इस मुश्किल दौर में? तो आत्मनिर्भर भारत के लिए 3 साल पहले नींव रखी जा चुकी थी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में अपना नया कंपनी क्रिएट करते हैं, उनके ऑलरेडी टैक्सेस काफ़ी कम किए गए थे। तो गवर्नमेंट ने 3 साल पहले इसकी नींव रख दी थी। अगर उसी थीम को आगे लेके जाना चाहेगी सरकार, तो ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, या हम ऐसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करें जिसके इंपोर्ट पे इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और जिसमें फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा इंडिया से आउटफ्लो होती है। तो जैसे अभी आपने देखा कुछ PLI स्कीम्स भी आई हैं। अगर आप इंडिया में LEDs या TVs या फिर चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट PLI स्कीम के थ्रू देनी जा रही है। तो अगर ऐसे ही और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किए जाएं जो कि ग्रोइंग है और जिसके इंपोर्ट पे इंडिया की डिपेंडेंसी है, तो ऐसी इंडस्ट्री पे मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू गार्नर कर पाएँ इंडिया के लिए, और वही पैसा हम लोग कैसे अपने MSME स्केल को उठाने में भी हम लोग लगा सकते हैं। जैन साहब, ऐसा लग रहा है कि वाकई आत्मनिर्भर भारत जो स्लोगन प्रधानमंत्री ने दिया था, अब वो पॉलिसीज के भी सेंटर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने PLI स्कीम जैसी चीज़ों को लेकर के आए, मैन्युफैक्चरिंग में हम वाकई शेयर बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें सर, तो एग्रीकल्चर अभी भी काफ़ी मुश्किल इस लिहाज से है कि वहाँ पर हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उसका शेयर लगातार GDP के योगदान में घट रहा है, केवल 13-14% है। माफ़ कीजिएगा अग्रवाल साहब के पास बेटर आंकड़े हो सकते हैं मुझसे। PLI स्कीम तो हमारे पास सर 5 साल के लिए आ गई, इसको और क्या बेहतर बना सकती है सरकार, जिससे कि जो रोजगार है उसको फोकस मिले, मैन्युफैक्चरिंग उसको फोकस मिले? जैन साहब, देखिए, आपने अजय जी एक अच्छी बात रेज करी है एग्रीकल्चर सेक्टर की और PLI की। देखिए, अभी जो PLI स्कीम आई है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे आई है। एक जो सेक्टर सबसे बड़ा जो आज की डेट में एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकता है वो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर। तो सरकार का फूड प्रोसेसिंग का अगर सेक्टर पे फोकस हो जाए, और जिस तरह की PLI की स्कीम और सेक्टर में आई है, और फूड प्रोसेसिंग को भी एक टारगेट किया जाए, तो इससे दोनों काम अच्छे हो जाएंगे। एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और सेकेंडली एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि आज की डेट में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम पैदा करते हैं, एक उसकी वेस्टेज और एक उसकी वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग में दोनों की बेनिफिट आता है। आप उसको स्टोरेज कर सकते हैं तो उसकी वर्किंग आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में अगर एग्रीकल्चर का जो फोकस है करना है, तो हमें कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, और उसके बारे में हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे स्कीम लेके आ सकते हैं। इस बजट में एक नया वो लेके आया जा सकता है। सेकेंडली, जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि आज की डेट में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया को बहुत बड़ी इकोनॉमी को प्रोपेल कर सकता है, और आज की डेट में डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल टूरिज्म की दोनों की है, और इन्होंने कल्चरल टूरिज्म की बात की, वो भी बहुत प्रमोट हो रहा है, उसको भी करने की काफी जरूरत है। तीसरा एक सेक्टर है एविएशन का। एविएशन में भी इंडिया ने बहुत क्वांटम जंप लिया है। हमारे यहाँ एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम इंडिया को एक बहुत बड़ा एविएशन हब भी बना सकते हैं, उसको उस सेक्टर के बारे में सोचा जा सकता है। और छोटा जो ऑलरेडी एक एजेंडे पर है वो है सोलर एनर्जी और बैटरी वाला जो वर्किंग है। आई थिंक इंडिया बी ए बिग लीडर इन द वर्ल्ड ऑन दैट पॉइंट, और उसी के लिए सारी कोशिश होनी चाहिए कि सोलर के ऊपर कैसे फोकस किया जाए, क्योंकि उससे दो चीजें होती हैं। जो हमारा आयात है आज की पेट्रोलियम पे जो हम निर्भर करते हैं आयात के ऊपर, वो घटता है, और हमारी अपनी ओन प्रोडक्शन बढ़ती है। तो हमारा आज की डेट में हम लीडर बन के एक्सपोर्ट और उसके बारे में उसको एनकैश कर सकते हैं। वर्ष 2000 या 1990 या 2000 के बाद IT सेक्टर ने बहुत बड़े इंडिया को इकोनॉमी को सपोर्ट दी है। तो मुझे ऐसा लगता है 2020 और 30 का दशक जो है वो इंडिया के सोलर एनर्जी को इंडिया को बहुत इकोनॉमी की सपोर्ट दे सकता है। अगर उस पर फोकस लगाएंगे तो बहुत 2020-30 और 30-40 वाला वर्ष भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बहुत बड़ा इंसेंटिव देके जा सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जो इस वक्त सोलर पर फोकस नहीं कर रहा है। और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जैसे हम थर्मल में बात करते थे, अब सोलर में उसकी बात होने लगी है। हम लद्दाख में बात कर रहे हैं 10,000 मेगावाट के प्रोडक्शन की। जिस तरह से अग्रवाल साहब ने कहा कि वो एक फोकस हो सकता है कि देश को
एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ये बहुत सारे दूसरे एलाइड सेक्टर को भी मदद कर सकता है। अब एक ऐसा मुद्दा जो चलते चलते मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है जिस पर सभी लोगों की निगाहें हैं और वित्त मंत्री ने ये भी हिंट किया है या फिर संदेश दिया है कि शायद वो एक नया लॉ लेकर के भी आए। नवीन जी, मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि इसकी चर्चा शायद हो सकता है बजट में हो, क्या कहेंगे? क्रिप्टो पे कुछ रिपोर्ट आ रही थी कि पिछले विंटर सेशन में ही आएगा, लेकिन खैर वो नहीं हुआ। इस बजट सेशन में क्रिप्टो पे अगर बैन गवर्नमेंट नहीं लगाती है, सो हमारा सजेशन जो था, हम लोगों ने 3 थीम्स दी थी क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी को तो आप प्रमोट कर सकते हो बट क्रिप्टोस को आप प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा 3 सूत्र फॉर्मूला था वो क्या था? सबसे पहले क्रिप्टोस पे जो टैक्स है वो 30% कर देना चाहिए फ्लैट, जैसे आपकी लॉटरी इनकम या गैम्बलिंग इनकम होती है। इनकम पे तो 30% टैक्स, लॉसेस का कोई बेनिफिट नहीं। मींस अगर आपने 100 रुपये लगाए, 150 कमाए, 50 रुपये टैक्स देके जाओ, ठीक है। अगर 100 गवा दिए उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बोला था, जैसे आज के डेट में शेयर्स और म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं और आपका जो ब्रोकर है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को एसएफटी की फॉर्म में देता है, जो आपके फॉर्म 26A में AIS में दिखता है। सेम इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जितने भी हैं उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, हर सेल परचेज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, हर सेल और हर परचेज पे TDS और TCS के प्रोविजन इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए। नॉट इसलिए कि गवर्नमेंट को डिमोट करना है, बट इसलिए कि गवर्नमेंट को फुटप्रिंट्स कैप्चर करने हैं इन इन्वेस्टर्स के जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ऐसे लोगों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि ब्लैक मनी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 फॉर्मूलाज हम लोगों ने सजेस्ट किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप क्रिप्टोज को रेगुलेट करने के लिए इस तरीके से ये चेंजेस, ये बदलाव ला सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। जैन साहब, आप भी बहुत सारे फोरम्स पे क्रिप्टो पे अपनी राय दे रहे होंगे, आप क्या सोचते हैं वित्त मंत्री क्या ट्रम्प कार्ड ले सकती है इस खास प्रोविजंस को लेकर के? इसके बारे में, क्रिप्टो के बारे में आप इसको थोड़ा सा सेंटिमेंट से हटके सोचना पड़ेगा। क्रिप्टो आज की डेट में विश्व में एक नई करेंसी के रूप में उभर के आ रही है। आप इसको रोक नहीं पाएंगे, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। देखिए, आप अगर इसको ये मान के चलेंगे कि ये अनटचेबल है तो ये तकलीफ आ जाएगी। इसको रेगुलेट करने की सख्त जरूरत है। और जब विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट उस समय भी ये लेकर आना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे इसमें सुझाव आए और तब गवर्नमेंट ने शायद ये रियलाइज किया कि इसको कहीं और कंसिडर करने की जरूरत है, तो वो ही कंसिडरेशन की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में, क्योंकि करेंसी वो होती है जो एक स्टेबल होती है, जिसको आप एक्सचेंज करते हैं किसी सामान के बदले में। अगर पहले बार्टर ट्रांजैक्शन होती थी, एक आइटम के बदले दूसरी आइटम ली जाती थी, लेकिन वो फ्लक्चुएट होती थी। इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी देने के लिए करेंसी लाई जाती है जो लगभग स्टेबल रहती है, ओवर ए पीरियड इन्फ्लेशन से एडजस्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। क्रिप्टो आज की डेट में फ्लक्चुएट बहुत हो रही है, तो इसे करेंसी नहीं माना जाएगा। इसे 3 तरह से माना जा सकता है। एक, ये तो निवेश करेंगे, अगर इसको निवेश मानते हैं तो निवेश की तरह इसके ऊपर टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो लगता है। आप इसको डील करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉफिट लग सकता है तो वो लगेगा। जो रही बात रेगुलेट, अभी आपने जो बताया जा था कि भाई इसके बारे में आप इसको 30% टैक्स लगा देंगे, उससे क्या होगा कि उससे ट्रांजैक्शन को आप फिर वो रेगुलेट करने के बजाय आप उसको रोकने की कोशिश करें। रोकने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आज की डेट में जिस ढंग से विश्व बढ़ रहा है, डिजिटल करेंसी अल्टीमेटली ओवरटेक करेगी फिजिकल करेंसी को। ये मान के चलना कि डिजिटल करेंसी, देखिए क्या हुआ, हम पहले करेंसी नोट्स के बारे में बात करते थे, तो आज की डेट में हम सब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, यूपीआई से पेमेंट हो और ये पेमेंट हो। इसी तरह आने वाले समय में ये डिजिटल करेंसी का ये उसका ही पार्ट, क्रिप्टो भी पार्ट बनेगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाए। भाई जो भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करेंगे, और जो चोरी करते हैं, जो रिपोर्ट नहीं करते, उसके लिए कानून आज की डेट में भी बहुत सख्त है और आगे भी सख्त है। रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप कोई निवेश आज की डेट में करते हैं तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है। जिस एजेंसी पे करते हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं। इंडिया की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, तो किसी कंट्री में कर रहे हैं तो वो भी आपका रिपोर्ट होगा। तो ये मान के चलना कि भाई नहीं रिपोर्ट होगा, मेरा में ऐसा लगता है नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन और कोई ब्लैक मनी का काम करता है तो सरकार के पास आज की डेट में ब्लैक मनी एक्ट है, उसमें वो ऑलरेडी कवरेज होते जाता है, तो उसको करने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी इज ए फ्यूचर करेंसी, इसको रेगुलेट करें, मॉनिटर करें और जैसे जैसे इसकी जरूरत पड़ती जाए उस रेगुलेशन को इंप्रूव अपन करें। लास्ट कमेंट लेते हैं अग्रवाल साहब से। क्या कहेंगे सर, बजट को आप किस तरह से देखते हैं, जो बजट आने वाला है? अब तो काफ़ी कम समय रह गया है, 1 फरवरी 11 बजने में। ये क्या बजट एक नींव रखेगा नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि डिसरप्टिव हो सकता है? अब बजट का आपको फ्लेवर क्या दिखाई देता है सर? देखिए, बजट का जो फ्लेवर होगा ये मिक्स होगा। एक जो 12 मई 2020 का मॉडल है आत्मनिर्भर भारत का, उसको तेजी से आगे बढ़ाना है, और नंबर 1। नंबर 2, जो इकोनॉमी के कई और चीजें हैं जिसमें क्रिप्टो को मैं एक लेकर के चलता हूं कि नया इमर्जिंग चैलेंज है। मैं नहीं कहता हूं कि थ्रेट है या क्या है, फिलहाल एक चैलेंज है। इस तरह के इश्यूज को लेकर के चलना है, और हमको कुछ चीजें एसडीजी से सीखनी होंगी कि जैसे अभी चर्चा आई कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर डिस्कशन नहीं किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल या इस तरह की चीजें जो डिसरप्टिव अब नहीं रही हैं, बस हम लोगों की मानसिकता में यह है कि पब्लिक की मानसिकता में है। और मुझे लगता है काफी कुछ जो पिछले 2-3 बजट रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ने अपने को पूरी तरह से रिवील कर दिया है। बस हम लोगों को उसको डिकोड करके उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक चीज मैं कॉमन कहूंगा, व्हाट एवर इट कम्स, बिग पुश इफर्ट के तहत ये मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, और जो भी स्ट्रेटजी लेगी वो बिग लीप के तहत और बिग पुश के तहत चलेगी, और जिस सेक्टर को लेगी उसको सैचुरेट करते हुए आगे बढ़ेगी। भले कि उसको सब सेक्टर लेवल पर लेकर के चले, चाहे वो फार्म सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, या इसी तरह से सर्विस इंडस्ट्रीज हो, सब में जो भी सब सेक्टर लेकर के चलेगी उसको एक बिग पुश की तरह लेकर चलेगी और इंटीग्रेशन के साथ लेकर के चलेगी, ना कि आइसोलेशन के साथ। बहुत धन्यवाद एम के अग्रवाल साहब, वक्त निकालने के लिए आपका इस खास प्रोग्राम में। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इकोनॉमिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वेद जैन साहब, पास्ट प्रेसिडेंट ICAI, टैक्स एक्सपर्ट की दुनिया का एक जाना माना नाम, बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। नवीन वाधवा जी, आप स्टूडियो में आए, टैक्समैन से आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही है कि ये जो बजट होगा वो आम आदमी के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर के आएगा, राहत के तोहफे लेकर के आएगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलों के बीच में वित्त मंत्री की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने, उनसे पार करते हुए इस देश की जो नौका है, कहें अर्थव्यवस्था की जो नौका है, उसको पार लगाएं, और जहां पर राहत देनी चाहिए वहां राहत मिले, जहां पर चुनौतियां हैं उसको एड्रेस किया जाए। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन कल है बड़ा दिन इकोनॉमिक सर्वे का। देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त कहां पर खड़ी है और आगे क्या उम्मीदें हैं, उसकी एक झलक कल हमें दिखाई देगी। और परसों, जैसा कि आपको पता है कि 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर बजट रखा जाना है 2022-23 का, जिस पर हम शायद सबसे बड़ी कवरेज आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।